तो हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर कर रहे हैं बच्चे, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई से कैसा क्वेश्चन हमारा एक्सपेक्टेड होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड होता है बच्चे इससे। और इसके अंदर जैसा कि तुमने अपने मॉड्यूल में देखा है ना, पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन करने हैं। मुझे आप बताइए, जब मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना होता है, क्या मैं कह सकता हूं एक बेसिक लेवल पे, सर एक सप्लायर है और एक ये रेसिपिएंट है। सप्लायर जब सप्लाई करता है गुड्स या फिर सर्विसेज, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनवॉइस में अगर ये 1000 रुपए लिखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसी को ही तो हम वैल्यू बोलते हैं, इसी को ही वैल्यू बोलते हैं ना। और उसके बाद सीजीएसटी लगा होता है और एसजीएसटी लगा होता है। मुझे बताओ, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगा होता है तो क्या होता है, इंट्रा या इंटर? इंट्रा, क्योंकि इंटर एंटर। होता है तो आईजीएसटी लगता है। तो मान के चल लो 10%, 10% है, तो कितना कितना टैक्स आ जाएगा बेटा? 100 रुपए, 100 रुपए। और बैलेंस आई मीन इनवॉइस का फाइनल वैल्यू कितने रुपए का हो जाएगा? 1200 रुपए का। तो सर इस परसेंटेज बेस को क्या बोला जाता है? एड वैलोरम बेसिस। एड वैलोरम, एड वैलोरम बेसिस। ठीक है सर। और ये रेट किसके ऊपर लग रहा है बेटा? वैल्यू पर। कहने का मतलब है कि वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जीएसटी लायबिलिटी निकल कर आती है। कैसे निकल कर आती है सर? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस को जब आप रेट ऑफ जीएसटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? एक सेकेंड बच्चा। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली जीएसटी लायबिलिटी क्या होती है? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इनटू रेट ऑफ जीएसटी। आइए सर, ये कितने नंबर का हमारा चैप्टर आ सकता है? ये आपका आ सकता है बच्चे 5 मार्क्स का। और आप मुझे बताइए कौन से सेक्शन के अंदर था ये वैल्यू ऑफ सप्लाई? सेक्शन 15। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेक्शन एनालाइज करना है? सेक्शन 15। और मेरे को आपको सेक्शंस के अकॉर्डिंगली ही बताना है कि किस तरीके से होगा। तो ध्यान से देखना एक बार। हाँ जी। तो सर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोगों ने कौन सा सेक्शन एनालाइज करना है? सेक्शन 15। आप मुझे बताइए सरकार क्या चाहती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्यादा से ज्यादा है या कम से कम है? ज्यादा से ज्यादा। क्यों ज्यादा से ज्यादा क्यों है? एग्जैक्टली बिकॉज जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, रेट तो फिक्स है, तो भाई अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अपने आप अमाउंट ऑफ जीएसटी ज्यादा होगा। और दुकानदार क्या चाहेगा? लेकिन सर दुकानदार के ऊपर तो बर्डन ही नहीं है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, मुझे पता है कि कस्टमर को सस्ते प्रोडक्ट पसंद है, तो मैं वैल्यू कम से कम दिखाऊंगा, उससे अंडर हैंड ले लूंगा कैश में, लेकिन वैल्यू कम दिखाऊंगा जिससे जीएसटी कम लगे। समझ रहे? तो आपको पहले इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो आइए सरकार ने इसी के अकॉर्डिंगली बेटा सेक्शंस बनाए। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। यानी कि भैया आप मेरी दुकान पर आए, मैं सपोज करो ये रिमोट बेचता हूँ, मैं किसी को 100 रुपए का बेचता हूँ, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी बेटा? 100 रुपए। मैं किसी को 150 रुपए का बेचता हूँ, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी बेटा? 150 रुपए। तो क्या सर यूनिफॉर्म रखना है कि नहीं सर हर किसी के लिए 100, हर किसी नहीं? जितने में मैं सामान बेच रहा हूं वो मेरा क्या हो गया? मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि वैल्यू क्या लेंगे जी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो आप क्या प्राइस पे करते हो? सर मैंने अभी तक पे नहीं करा, मैंने उधारी पर है, तो क्या वो ट्रांजैक्शन? जैसे सपोज करो मैं आपको रिमोट बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उधारी पे बेचा है और 150 का बेचा है, बट 1 भी रुपया नहीं आया, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? 150। सो इसलिए ये लिखा है ना, चाहे आपने पे कराओ चाहे आपका ये पेबल। ठीक है ना? बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है बेटा? सरकार कहती है मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लूंगी, लेकिन तुम्हें 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो 2 कंडीशन क्या है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। यानी कि सर जी अगर सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड और प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अगर सर ऐसा नहीं हुआ तो
यानी कि अगर दोनों के दोनों रिश्तेदार निकले तो रिलेटेड निकले तो रिलेटेड की डेफिनेशन आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों के दोनों रिलेटेड निकले तो, और अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन, तो क्या हो जाएगा जी, वैल्यूएशन रूल्स लग जाएंगे एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कहने की बात है, सिंपल सी बात है, मैं अपनी दुकान में जितने प्राइस का बेच रहा हूं वही मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाए, ठीक है, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। दो कंडीशन होनी चाहिए, सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मुझे बताइए आगे बढ़ सकते हैं? आइए सर, इसके बाद 15 सबसेक्शन 2 ये कहता है बेटा वैल्यू के अंदर ना मैं इंक्लूड कर दूंगा, इंक्लूड्स। और उसके बाद हम देखेंगे 15 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि वैल्यू के अंदर से हमने क्या क्या एक्सक्लूड करना। अच्छा 15 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? अभी अभी हमारी बात हुई इस पर, वैल्यूएशन रूल, यानी कि वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। अगर आपकी वैल्यू निकल ही नहीं पा रही है 15 सबसेक्शन 1, क्यों नहीं निकल पा रही है? अगर दोनों रिश्तेदार है तो, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो, इसका मतलब आपको पता है बेटा प्राइस सोल कंसिडर क्या होता था? मैंने तुम्हें रिमोट दिया, तुमने मुझे मान लो कोई और बॉटल पकड़ा दी, तो उसके अंदर प्राइस नहीं है ना, सिर्फ गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है? तो 15 सबसेक्शन 1 नहीं लग रहा, तो उससे क्या होगा? सेम shall be determined as per rules, that is valuation rules। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? इसके बाद सर जी एक होता है 15 सबसेक्शन 5, मेन वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू ऑफ गुड्स का ये जो चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अंदर मेन तो दो सेक्शन कौन से है बेटा? ये दो। तो एक बार ये छोटा वाला करता है 15 सबसेक्शन 5। 15 सबसेक्शन 5 कहता है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं सरकार तुमसे पूछेगी नहीं तुम कितने के बेच रहे हो, तुम 100 का बेच रहे हो, तुम 150 का बेच रहे हो, तुम 200 का बेच रहे हो, सरकार के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार सीधी सीधी बात बोल रही है, मैं जो वैल्यू बताऊंगी वही क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 15 सबसेक्शन 5 कहता है कि गवर्नमेंट हैज द पावर इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल दैट दे कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सर्विस। सर हमें देखना है वो कौन से गुड्स है, हमारे मुद्दे की बात वो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 15 सबसेक्शन 5 सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा इस गुड्स की, इस सर्विसेज की, नोटिफाइड गुड्स और सर्विस की क्या वैल्यू है। मुझे बताइए क्लियर है आपको? एग्जाम्पल हो गया, जैसे सपोज कर मान ले सरकार ने, अभी तो पेट्रोल इस पे नहीं आया, बट अगर मैं बोल दूं भाई तू कभी बेच रहा है, एक दिन पहले बेच रहा है 101 रुपए का, फिर वैल्यूएशन कम हो जाती है 99 का हो गया, तो सरकार ने बोला पेट्रोल का 1 लीटर 100 रुपए भाव होगा। ये जनरली ना टेक्सटाइल के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि इतने मीटर के हिसाब से ही वैल्यूएशन लग रही होती है। समझ रहे हो? चलिए अब मैं आपके साथ मेन प्रोविजन पर आ रहा हूं, दैट इज 15 सबसेक्शन 2। सर क्या हमें पेपर में वैल्यू ऑफ सप्लाई का जब क्वेश्चन आएगा क्या हमें सेक्शन लिखने हैं? 100% लिखने हैं, नहीं तो 2 नंबर कट जाएंगे या उससे ज्यादा कट जाएंगे। तो सेक्शन आपको 100% लिखना है, ठीक है बच्चे? सर ऐसे लिखना है क्या? 15 टू ए, 15 टू बी, 15 टू सी, 15 टू डी, 15 टू ई, ऐसे लिखना है क्या या नहीं लिखना? क्या लगता है? हाँ इतना सारा लिखना पड़ेगा सर? 110% आपको ये सेक्शन के साथ, सबसेक्शन क्लॉज के साथ कोट करना है आपको। 15 टू ए आपको पता होना चाहिए, 15 टू बी पता होना चाहिए, 15 टू सी, 15 टू डी, 15 टू ई, ठीक है साहब? तो इंक्लूड्स में कितने हैं बेटा टोटल? 5, ठीक है जी। और एक्सक्लूड में कितने हैं? 2, 15 3 ए, 15 3 बी। आइए देखेंगे जी 15 सबसेक्शन 2, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, सबसे पहला पॉइंट, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्जेस। ए साथ साथ आपको भी बोलना है रे, आपका यहीं का यहीं अभी रिवाइज होगा आधे घंटे में। सर वैल्यू के अंदर मान लो सपोज करो मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, मैंने आपको जैसे इधर एग्जांपल बना देता हूं, ये सप्लायर है ये रेसिपिएंट है, मैं आपको एसी बेच रहा हूं। एसी कितने का है जी? 10,000 का एसी है जी, 10,000 का। लेकिन सर आजकल एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया है कि सरकार ने बोला है जो भी लोग एसी बेचेंगे ना उन पे हम एक टैक्स और लगा देंगे, ठीक है? एयर टैक्स, ठीक है? मैं एसी बेच रहा हूं, मैं ही गुनेगार हूं बेटा, मैं एसी बेचूंगा लोग एसी लगाएंगे,
एयर पोल्यूशन होगा, सरकार ने बोला बेटे गुनहगार को पकड़ा जाएगा और उस पर टैक्स होगा। तो मैंने क्या करा, एक ना एयर टैक्स करके 1000 रुपए और ले लिए, क्योंकि मेरे ऊपर 1000 लगते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसी देखो, जब ये टैक्स नहीं था तो भी कितने का बचता था, 10,000 का। अब एक नया टैक्स आ गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मुद्दे की बात नहीं है, सीधी सी बात है, मैं दुकानदार हूं, मेरे ऊपर बर्डन तो आप ही के ऊपर ही तो डालूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला जी आपको एसी बेच रहा हूँ 10,000 का, मेरे ऊपर एक टैक्स लग रहा है एयर टैक्स, तो वैल्यू होगी 11,000। फिर मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई कस्टमर के प्रति, मैंने बोला सर ये जो सीजीएसटी है ये तो गुड्स पे लगता है ना सर, क्यों, ये जो 10% रेट है किस पे लगाऊं, 10,000 या 11,000, बोलिए 11। लेकिन जीएसटी, जीएसटी जो टैक्स है आपने पढ़ा है कि ये क्यों लगता है, बिकॉज आप कुछ सप्लाई करते हो, और जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स तो ये है ना सर। एग्जैक्टली, आफ्टर रीडिंग 15(2)(a) आपको पता लग रहा है जो भी टैक्सेस हैं वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप जितना मर्जी इसको बाइफरकेट करते रहो, एसी इतने का, इसके अंदर का पंखा इतने का, स्टेबलाइजर इतने का, सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। बट मुद्दे की बात यह है, अभी मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूं, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस। सेस क्या होता है बेटा, व्हाट इज सेस, जिसका स्पेशल पर्पस होता है, अदर चार्जेस, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। पेपर में म्युनिसिपल टैक्स लिखा आता है, पेपर में आता है मैं तुम्हें 40,000 का एसी बेच रहा हूँ और म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है 10,000, तो 40,000 प्लस 10,000 करना है आपको, वैल्यू के अंदर 40 प्लस 10 करना है आपको। पेपर में स्मार्ट होना पड़ेगा, अगर 40,000 इंक्लूड्स 10,000 तो क्या दोबारा इंक्लूड कर दूंगा, नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको पेपर में ना बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी उसके अंदर घुसा हुआ है नहीं घुसा हुआ, अगर वो नहीं घुसा हुआ तो उसको ऐड कर दो, और अगर ऑलरेडी घुसा हुआ है तो कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब कुछ ना लिखो, नहीं बेटे, सेक्शन कोड करके आना है, और फिर तुमको बोलना पड़ेगा दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ऐसे शॉर्टकट मत ले लेना, जब इंक्लूडेड है तो हमें क्या जरूरत है बोलने की, बोलना तो पड़ेगा। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. समझ रहे हो, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देयरफॉर इट इज नॉट टू बी एडेड बैक अगेन, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन डबल एडिशन। क्लियर है जी, मुझे बताइए 15(2)(a) सबको क्लियर है, ऑनलाइन भी बेटा एनर्जी से, आपकी एनर्जी बनी रहेगी तो बनी रहेगी मेरी। चलिए गुड। 15(2)(b), 15(2)(b) क्या कहता है देखो, मैं तुमको एसी बेच रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं इसका ना एक ग्राफ बना देता हूँ, एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक, एज पर दी लॉ बोल रहा हूँ मैं जनरल एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। ये एक सप्लायर है, ये एक सप्लायर है, ये एक रेसिपिएंट है। सप्लायर क्या कर रहा है बेटा, सप्लाई कर रहा है गुड्स या फिर सर्विसेज, और क्या सप्लाई कर रहा है, एसी कर रहा है 30,000 का, ठीक है जी। और ये मेरा है टैक्स इनवॉइस। एसी के साथ एक और चीज साथ में मिलती है, मतलब आज के टाइम पे मिले ना मिले अलग बात है, स्टेबलाइजर भी मिलता है ना, मिलता है, एज्यूम कर लो मिलता है, ठीक है। नहीं तो एसी के साथ क्या मिलता है और, चल कॉपर वायर तो मिलती है थोड़ी सी, कॉपर वायर, तो कॉपर वायर पता है ना सबको, ठीक है। तो ना ये जो सप्लायर है ना, इसने क्या करा, ये जब किसी को भी बेचता है ना, तो ये कहता है देखो जी एसी है 30,000 का, और इसके साथ में जो वायर है ना वो 5,000, तो कितने रुपए का एसी हुआ बेटा टोटल, अगर तुम मेरी दुकान से खरीदोगे तो 35,000 रुपए, 35,000। इस सप्लायर ने बोला कि मैं जो वायर है ना, ये इलेक्ट्रिकल शॉप है, ये आर के इलेक्ट्रिकल है कालका जी में, मैं तो इससे खरीदता हूँ, ठीक है। तो सप्लायर ने बोला, सप्लायर बोले तो ये, उसने बोला कि आप ऐसा करो, आप मुझे कितना दे दो, 30,000 एसी का भाव मुझे दे दो, और इलेक्ट्रिकल वाले को कितना दे दो बेटा, 5,000। सप्लायर कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए, उसको कैश में दे दो ना, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, वायर वाले का काम है,
कितनी सारी वायर कोई नहीं है, उसको जाके दे देना। तो रेसिपिएंट कह रहा है इससे मुझे क्या फायदा, वो कह रहा है बिल्कुल फायदा। जहां मैं 35,000 प्लस जीएसटी बनाता, अब मैं क्या बनाऊंगा, एसी कितने का दिखाऊंगा, अब मैं 30,000। क्यों 30,000 दिखाऊंगा ना। तो आप मुझे बताइए सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर 10-10% है तो किस पे लगेगा बेटा, क्योंकि सप्लायर, हाँ अभी एक बार पहुंच जाऊंगा उस पे मैं। तो बेसिकली सप्लायर जो है, ये जो सप्लायर है ये आपको बेच रहा है एसी प्लस वायर, लेकिन कह रहा है कि जो पैसा तुम मुझे 35 दोगे ना, मुझे 35 मत दो, वो इलेक्ट्रिकल वाला है, उसको जाके 5,000 दे दो, मुझे तुम कितना दे दो, 30,000। तो बेसिकली जीएसटी भी किस पे लग जाएगा, 30,000। तो आप मुझे बताइए ये जो 5,000 इलेक्ट्रिकल वाले को गया है, ये इस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए। बिकॉज सप्लायर की ऑब्लिगेशन है ये। अगर एक रेसिपिएंट सप्लायर की ऑब्लिगेशन पूरी करता है तो जो भी अमाउंट उस ऑब्लिगेशन पे देता है वो वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है, एंड दैट शुड बी इन रिलेशन टू द सप्लाई, क्योंकि इस एसी के अगेंस्ट ही वो ऑब्लिगेशन है। मैं आपको जो बेच रहा हूं उसकी वजह से मैं कुछ लोगों से जो परचेस करता हूं, मेरी ऑब्लिगेशन है, वो अगर आप पे करोगे तो वो इंक्लूड होता है। आइए जरा एक बार देखते हैं। एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। कितना अमाउंट पे करा था बेटा, 5,000 इन रिलेशन टू सच सप्लाई। यानी कि आप सप्लाई क्या कर रहे थे भाई, एसी और वायर तो इंटेग्रल पार्टी होता है, तो एसी प्लस वायर बेच रहे थे। if not already included in the price, it is to be included in the price as per 15(2)(b। मुझे बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है ना एकदम, काफी डिटेल्ड ही जा रहा हूँ, सारी बातें ही बोल रहा हूँ। 15(2)(c, सर मैंने एसी परचेस करा और मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये जो एसी है ना, इसको पिंक कलर के बॉक्स में पैक करके देना, पिंक कलर का रैपिंग पेपर लगाना, पिंक कलर का ग्लॉसी, इसके बाद ऊपर टैग लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं उससे पैकिंग के खर्चे करवा रहा हूँ। तो एसी तो था 30,000 का, वो कहता बाबूजी अगर आप ऐसी पैकिंग कराओगे तो 10,000 और लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो एसी वाला था उसने बिल कैसा बनाया, ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट कहता है देखो जी बाबूजी एसी तो 30,000 का है, लेकिन आपने मेरे से पैकिंग का खर्चा करवा दिया 10,000, तो टोटल हो गया 40,000। आप मुझे बताइए जीएसटी किस पे लगेगा, 40,000 पे या 30,000 पे, 40,000। तो कमीशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कुछ भी कराना, ठीक है, incidental expenses such as commission, packing charged by a supplier to the recipient। बोलिए यहां तक क्लियर है आपको। पॉइंट नंबर डी, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग। अगर मैं बेचने वाला हूं, मैं दुकानदार हूं, अगर मैं कुछ भी अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, वो कह रहा है एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग। मैं ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा हूं तुम्हारी, 500 एसी भेजने हैं, तुमने मेरे को एसी, मैं तुम्हें एसी बेच रहा हूँ, तुमको 500 एसी चाहिए, 5 करोड़ रुपए का बिल है जी। तुमने कहा ट्रांसपोर्टेशन, मैंने कहा मैं ठीक है करवा देते हैं, 10 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। आप मुझे बताइए मैं आपसे 5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ 10 लाख लूंगा, 5 करोड़ 10 लाख लूंगा, लेकिन मुद्दे की बात है जीएसटी किस पे लगेगा, 5 करोड़ या 5 करोड़ 10 पे, 5 करोड़ 10 पे। क्योंकि जब तक मैं बेच नहीं देता भाई साहब, जब तक तुम्हारे दुकान पे पहुंच नहीं जाएगा, तब तक रिस्क मेरा है, क्योंकि बिका ही नहीं है अभी तक, तो तब तक जो भी मैं खर्चा करता हूं वो वैल्यू में ऐड हो जाता है, एट और बिफोर डिलीवरी। फटाफट बताइए क्लियर है आपको। आइए अगला देखना बेटा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और लेट फीस चार्ज फॉर डिलेड पेमेंट। सर इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट भी वैल्यू में इंक्लूड होता है, होता है। क्यों होता था मैं आपको बताता हूँ। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। सप्लायर कहते हैं देखो मैं ना तुम्हें एसी कितने का दे रहा हूँ, 10,000 का, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है गुड्स या फिर सर्विस, और कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, 1 मंथ।
तो रेसिपिएंट कह रहा आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, मार्केट में तो 50,000 का एसी होता है, आप इतने अच्छे इंसान हो, कितने रुपए में दे रहा है बेटा वो? 10,000 में। और कह रहा है मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, कह रहा है कि आप उधारी ले लो। तो मुझे बताओ रेसिपिएंट क्या बोलेगा? सप्लायर अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? वो तो अच्छा इंसान है। एक तो सर सस्ता, जो पैसे भी नहीं ले रहा। उसके बाद सप्लायर कह रहा है और आप पेमेंट को डिले भी कर देना। ऐसे इंसान मिलेंगे बेटा दुनिया में, ठीक है? तो सप्लायर कह रहा है कि आप पेमेंट को डिले भी कर देना। रेसिपिएंट ने कहा क्या बात कर रहे हो आप? कह रहा है सुनो तो सही बात, आप ना डिले करना 4 डेज से, 30 दिन दिए मैंने तुम्हें, 31, 32, 33, 34, 4 दिन डिले कर देना तो। और मैं यहाँ पे ना क्लॉज डाल देता हूं कि इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पर डे। तो जब तुम 4 दिन बाद डिले करोगे, 4 दिन का डिले करोगे, एसी 10,000 का, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा? 50,000 बन जाएंगे। आर कह रहा है यार ये क्या बोल रहे हो यार तुम, ये तो तुम वहीं आ गए। उसने कहा लेकिन सुनो तो सही, तुम्हारे को जीएसटी किस पे देना पड़ेगा? 10,000 पे। पर ऐसा थोड़ी ना है रे, इंटरेस्ट और लेट फीस भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई, अब तुम बड़े बच्चों में यहीं पे रिलेट कर रहा हूं। जब मैंने तुम्हें गुड्स बेचे, क्या मैं इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितना डिले करोगे तुम। तो ओरिजिनली तो अगर मैं 10,000 का दे रहा हूं तो 10,000 ही जाएगा, लेकिन कल को जब तुम डिले करोगे तो कितने रुपए इंटरेस्ट में ऐड हो जाएंगे? 40,000। बेटा इस एसी का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो तो होगा डेट ऑफ रिमूवल, यानी कि डेट ऑफ इनवॉइस। हाई लेवल बातें बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई पे चला गया हूं मैं अभी। लेकिन इस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बताइए, जो बच्चा बताएगा। टाइम एट द पेमेंट। एग्जैक्टली, डेट ऑफ रिसिप्ट। पेमेंट नहीं, हाँ डेट ऑफ रिसिप्ट क्लियरली लिखना पेपर, जब आपको मिल जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, अगर इंटरेस्ट 40,000 का है, बट मेरे को उसने बोला सर माफ करो सर 25,000 ले लो सर, गरीब आदमी हूँ सर, इंटरेस्ट तो बनता था 40,000, लेकिन उसने मुझे दिया 25,000, मेरे को आप बता दीजिए वैल्यू में कितना जुड़ेगा? 25,000 जुड़ेगा। वॉट एवर इज रिसीव्ड इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? नो टोटल सर। 6 पॉइंट है बेटा, एक सब्सिडी वाला भी पॉइंट है, वही बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना सब्सिडी का पॉइंट। टेबल बढ़िया बना हुआ है, सब्सिडी यहीं से बता देता हूँ। चलो ऐसे बोलता हूँ, सब्सिडी होती क्या है पहले एक बार बताता हूँ। सब्सिडी पता है वैसे सबको क्या होता है? बेसिकली आप जैसे वो देखोगे ना, एलपीजी सिलेंडर, पहले जो सिलेंडर्स बेचते थे, तो कह सकता हूँ वो, मतलब चलो मैं बना देता हूँ। मान लो ये एलपीजी सिलेंडर वाले कंपनी है कोई, ठीक है? और एलपीजी सिलेंडर वाली कंपनी किसको दे रही है? कस्टमर है, ये मिस्टर है, ठीक है? एक सिलेंडर कितने का आता है बेटा? 1,000 रुपए। लेकिन आपको पता है एक टाइम था जब ये सिलेंडर ना 600 रुपए से 500 का होता था, 600 का देते थे, ठीक है? होता 1,000 का ही था, पर कस्टमर को बिल कितने का होता था? 600। यानी कि वैल्यू कितने की? 600 की। सर ये सिलेंडर वाला ऐसा क्यों करेगा, ये दुकानदार, ये 1,000 का सिलेंडर है? क्योंकि बेटा इसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको कितना रुपए देती थी बेटा? 400 रुपए। और इसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। मेरे को सरकार ने बोला है, सरकार मेरे को देगी 5 करोड़, आप बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। समझ रहे हो? मैं बच्चों की लिस्ट दूंगा, आपसे मैं कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को सरकार दे देगी। तो मुद्दे की बात ये है। हम्म, तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली तुम्हारे अकाउंट में जब आते होंगे, वो जैसे सरकार से आ रहे हैं, वो फिर एडजस्टमेंट बैठ जाती होगी फिर भी उसकी। जीएसटी अगर तू देखेगा ना एग्जैक्ट, तो मे बी वो वापस जो तेरे को आता है वो विद जीएसटी आता होगा। समझ रहे? तो वो
ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हाँ जी, अब आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ गुड्स इन दिस केस 600 है कि 1000 है, बताइए। सर क्या, 600। हाँ देखो, तुम कस्टमर हो, मैं तुमसे 600 रुपए ले रहा हूं और मैं तुमको सस्ता दे रहा हूं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे 400 रुपए देगी। सो वैल्यू शुड बी 600 और 1000 प्रोविजन के हिसाब से बताना। आंसर है 600 बिकॉज सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। लेकिन वहीं अगर मैं ये कोई एनजीओ कर दूं जो कोई सरकारी ऑपरेटेड नहीं है, तो अब बताइए वैल्यू क्या होगी? 1000। 1000। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, तो मुद्दे की बात पहले एक बार समराइज कर देता हूं। अगर मेरे को सब्सिडी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिकॉज इफ आई रिसीव एनी सब्सिडी दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। But if I receive subsidy from an NGO that is other than government concerns, that will be included in the value of the supply. तो इसका मतलब आपकी वैल्यू 600 थी और आपको सब्सिडी को ऐड कर दिया था। लेकिन ये ऐड तभी होगा if it is price linked subsidy. Oh my God, ये क्या होता है सर? बेटे मेरे को एक एनजीओ ने बोला है आप सिलेंडर दो, 1000 की जगह 600 का दो। मैंने कहा दे दूंगा जी। मैंने कहा 400 रुपए। कह रहा 400 नहीं देंगे हम आपको, ये सस्ते में आपको 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिला देते हैं, या आपको 5 करोड़ का फंडिंग दिला देता हूं तुम्हें और तुमसे वापस नहीं लूंगा। मतलब जैसे ऐसा मान लो तुम्हारे को प्लांट एंड मशीनरी गिफ्ट कर रहा हूं मैं। अब आप मुझे बताओ क्या ये जो सब्सिडी मिली है, क्या ये प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है? हाँ, कि 1 to 1 में बोल सकता हूं कि इतना कम तो आपने मुझे इतना दिया, क्या ऐसा है क्या? बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो बेसिकली प्राइस लिंक सब्सिडी होनी चाहिए, तब वो इंक्लूड होगा। कहने का मतलब है, यहां समराइज करते हैं, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है नॉट इंक्लूडेड, अगर नॉन गवर्नमेंट है इफ इट इज प्राइस लिंक्ड इट विल बी इंक्लूडेड, इफ इट इज जनरल इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी कि हम सब्सिडी को ऐड कर रहे हैं अदर देन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड इफ इट इज लिंक्ड विद प्राइस। कहिए साहब, सेटल हुई बात एक बार के लिए? बोलो बेटा, ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए Yes, गुड। sir. बेटा ये इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस है, ये आप देख सकते हो। कुछ नहीं है इसमें बोलने का, मेरे पास कोई नया पॉइंट भी नहीं है, मैं सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ। कुछ पेपर में एक वो टीटीएस और टीसीएस वाला पॉइंट आता उसमें। हाँ, एक पॉइंट मैं ऊपर बोलना भूल गया, और टीसीएस का पॉइंट ये रहा। सर मैंने आपको 15(2) में बताया था कि टैक्सेस को ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन बेटे एक ना आपके मॉड्यूल के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी टीसीएस। सर ये टीसीएस क्या होता है? आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जब कार खरीदी थी ना, तो मान लो होंडा है और मैंने कार खरीदी, ठीक है, ये गाड़ी है। मैंने पूछा कितने की गाड़ी है जी? उसने कहा जी वैल्यू है 10 लाख रुपए। चलो अच्छा, अभी तूने बोल दिया तो 1-2 पॉइंट इसमें हो जाएंगे अभी। बेटा रोड टैक्स सुना आपने? मैंने कहा 10 लाख देने, मैंने आपको, कह रहे नहीं नहीं सर इतनी जल्दी कहाँ, वैल्यू है 10 लाख की, रोड टैक्स लगता है 1 लाख का। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा 11 लाख, कह रहे नहीं नहीं सर टीसीएस 50,000। मैंने कहा भाई ये टीसीएस क्या होता है? कहता है देखो सर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप कमाते तो हो गई, अगर बिना कमाए गाड़ी खरीदेगा कोई नहीं। तो कहता है सर इनकम टैक्स वालों ने बोला हुआ है कि अगर कोई इंसान गाड़ी खरीदने आया ना तो वो कमाता होगा,
और उसका ना और पैसे ले लो उससे और बोलो दिस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आप टेक्निकली सोचो, मैं सौरभ सर होंडा सिटी को पैसा दे रहे हैं। टीडीएस क्या होता था? अगर मैं तुम्हें इनकम दे रहा हूँ, कुछ पोर्शन दे रहा हूँ, ओ भाई यहां तो मैं कौन हूं? बायर। और ये कौन है? सेलर। और सेलर कह रहा है तू मेरे से खरीदने आया है तो तू कुछ कमाता होगा, और तू कमाता होगा तो तेरे ऊपर टैक्स होगा। तो सरकार ने बोला 50,000 टैक्स ले लो इससे। तो मुद्दे की बात ये है, क्या गाड़ी पे ये है बेटा। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, मैं टीसीएस के अंदर जब बात करूंगा इसकी बात करूंगा, अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से ऊपर है तो कुछ अमाउंट टीसीएस का लगता है। मुद्दे की बात ये है, जीएसटी किस पे लगेगा? मुद्दे की बात ये है, जीएसटी किस पर लगेगा? बताइए। वैल्यू प्लस रोड टैक्स। यानी कि देखो, वैल्यू है 10 लाख, रोड टैक्स है 1 लाख, तो रोड टैक्स ऐड कर दूं पहले? बिल्कुल, रोड टैक्स तो होगा। मुद्दे की बात है, टीसीएस ऐड होगा? टीसीएस ऐड आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब जीएसटी किस पे लगा बेटा? 11 लाख या 11,50,000 पे? 11 लाख। पेपर में ध्यान रखना, ये आ सकता है। यानी कि टैक्सेस एक्सेप्ट टीसीएस है बेटा। तो इंक्लूडेड रहने उसको हटा दो फिर। हाँ जी, उसको हटाना पड़ेगा। चलिए, तो हमारी ये बातें हो गई हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, सपोज करो अगर मैंने बिल में जीएसटी को अलग से नहीं दिखाया तो मैं क्या एज्यूम करता हूं? दैट जीएसटी इज टू बी चार्ज्ड ऑन दैट वैल्यू, या दैट इज इंक्लूडेड इन दैट वैल्यू? इंक्लूडेड इन दैट वैल्यू। हाँ, गुड। ठीक है, जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हैं, if GST is not separately mentioned in the invoice, value of GST is inclusive of GST। प्रैक्टिस कर चुके हो तुम सारे बच्चे। अब मुझे बता दो, मॉड्यूल के अंदर कौन से पॉइंट पर ये अप्लाई हो रहा है? हे, कर लिया रे प्रैक्टिस तुमने रे। पीछे के क्वेश्चन मॉड्यूल के करे हैं तो एक जगह पे वो एज्यूम नहीं करते? इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं था? सर वो इंटरेस्ट, 18% वाला। हाँ, इंटरेस्ट इज generally assumed to be inclusive of GST। ये बात पता होनी चाहिए थी आपको। क्लियर है? यस सर। और मैं कोई रूल नहीं बना रहा हूं, आपको पेपर में पढ़ना पड़ेगा और पीछे मॉड्यूल के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको याद आ जाएगी बस ये बात। ठीक है जी। अच्छा सर, ये क्या होता है सर, एक बार बता दो। ये मैं बता देता हूं बेटा। मान लो ए ने बी को कोई चीज बेची 11,000 की, और वो जीएसटी लगाना भूल गया, ही फॉरगॉट। और जीएसटी का रेट क्या था? 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी। और भाई ए भूल गया है, ए ने कस्टमर से कितने रुपए ले लिए बेटा? कस्टमर कितना देगा? 11,000। सरकार पूछ रही है ऐसे जीएसटी, ए कह रहा है वो तो मैं भूल गया। तो सरकार क्या बोलेगी? इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इसको मैं क्या मान लूंगी कि इस वैल्यू के अंदर ही जीएसटी भी है भाई। समझ रहे हो? सो दिस वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी। अब मुद्दे की बात है, सीजीएसटी कितना आएगा? अगर 11,000, हाँ, अगर मैं टोटल की बात कर लूं, चलो मतलब तुम समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं। 110% है, 110% नहीं हुआ, टोटल टैक्स कितना हो गया? 10%। तो अगर 100 रुपए वैल्यू होती है तो कायदे से तो 10 रुपए तो 110 होना चाहिए था ना। सो दिस इज 110, हाउ मच इज 10? कितना आ जाएगा? 100। लेकिन इसका आधा ही तो सीजीएसटी होगा, और एसजीएसटी क्या हो जाएगा? आपको समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलिए बच्चे, आराम से देख लो, मुझे बता दो, आगे बढ़ूं।
बोलिए बोलिए, बढ़ूं आगे? पक्का से क्लियर है ना? ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने ऊपर के हैं वही हैं ये। तो आइए एक बार जरा समराइज करते हैं। 15(1) था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेंगे, कंडीशन है प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन एंड बोथ द पार्टी शुड बी अनरिलेटेड। 15(2) इंक्लूजन है। कितने थे बेटा इसके अंदर? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ कौन सा है? सब्सिडी। ई इंटरेस्ट, ए टैक्सेस, बी पैकिंग, बी कौन सा था? Payments to third parties. पेमेंट टू थर्ड पार्टी की, जो मैंने आपको सप्लाई करा मेरे बिहाफ पर। बोलिए, क्लियर है? 15(3) शुरू कर रहे हैं। एक्सक्लूजन, सिंपल सी बात है, मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, क्या एक्सक्लूड करूंगा? डिस्काउंट ही एक्सक्लूड करूंगा भाई। ठीक है, तो एक्सक्लूजन के अंदर क्या है? डिस्काउंट, एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बड़े ही प्यार से देखना बेटा इसको, डिस्काउंट के ऊपर पॉइंट आना ही आना होगा अगर वैल्यू होगा तो। देखो बेटा, डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के। एक, आप मेरी दुकान पर आए हो तो आपने उसी टाइम बोला मैंने आपको एसी बेच रहा हूँ, मैं आपको 30,000 का एसी बेच रहा हूँ। आपने कहा नहीं सर कुछ डिस्काउंट करो। मैंने कहा नहीं हो सकता बच्चे, 30,000 रुपए का ही एसी है। कह रहे नहीं सर डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कर दो। तो फाइनली मैंने आपको 2,000 का और डिस्काउंट दे दिया। मुझे बता दीजिए, मेरा जो प्राइस था वैसे तो 30,000 था, तो मैं 30,000 पे जीएसटी चार्ज करूं या डिस्काउंट माइनस करने के बाद करूं? डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ये सबसे आसान वाला डिस्काउंट है। आप दुकान पे ही बैठे हो या फोन पर हो और आपने वहीं के वहीं चीजों को नेगोशिएट करके वैल्यू कम कर दी। तो डिस्काउंट होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जब मैं तुम्हें बेच रहा हूं उसी टाइम तुमने डिस्काउंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्काउंट कौन सा हो गया? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कुछ डिस्काउंट होते हैं, आप 30,000 का ले गए हो, बिल बन गया, लेकिन वो डिस्काउंट बाद में कंक्लूड हो रहे हैं। क्या आप मुझे दिमाग लगा के बोल सकते हो कौन से डिस्काउंट होते होंगे वो? करेक्ट, गुड, कैश डिस्काउंट। और बताइए। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? प्राची जी क्या कह रही है? 15(2) डी में दिया हुआ है, एक बार देखते हैं एक बार उसको। ठीक है, अभी बुक खोलूंगा अभी बाद में। ठीक है, हाँ जी, कैश डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपको याद होगा मैं आपको एग्जांपल देता था कि अगर तुम इतनी क्वांटिटी से ज्यादा खरीद लोगे तो पुराने में भी तुमको डिस्काउंट दे दूंगा। तो पुराना वाला बेच तो पहले ही चुका हूं पर डिस्काउंट दिया नहीं होगा, पर जैसी एक अमाउंट से एक क्वांटिटी से ज्यादा ले लोगे तो वॉल्यूम डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए ये तो नॉर्मल डिस्काउंट हो गया, इसको आप ट्रेड डिस्काउंट भी बोल सकते हो, है ना? नॉर्मल डिस्काउंट मतलब नेगोशिएट करके जो वैल्यू कम हो रही है। तो डिस्काउंट का क्या करना है भाई? इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सीधी सी बात है, ए सप्लायर है, बी रेसिपिएंट है। ए एसी बेच रहा है जी 30,000 का, डिस्काउंट ले लिया है 5,000 का, तो जीएसटी किस पे लगेगा? 25,000 पे लगेगा। सिंपल सी बात है ना। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको ये फैक्ट्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे दैट इट इज दिस डिस्काउंट शुड बी बिफोर, एंड आपने इसको अलग से दिखा रखा तो माइनस हो जाएगा। अगर मैं सीधा ही 25,000 दिखा देता तो कोई तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं थी। समझ रहे हो? आप दिखा रहे हो तो माइनस हो रहा है, और अगर मैं डायरेक्ट ही 25 दिखा दूं तो 25 ही होगा। ठीक है जी, अब मुद्दे की बात पर आते हैं, दैट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। आपने इसको कैश डिस्काउंट लेके चलिए, लाइफ आसान रहेगी। तो ये क्या बोल रहा है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, मतलब चाहे तो डिस्काउंट नहीं, वो नीचे ही पड़ा हुआ था। हाँ जी,
हाँ जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। मेरा आपसे पहला सवाल है, स्टेप बाय स्टेप बताना। पोस्ट सप्लाई मतलब मैं तुम्हें बेच चुका हूं और उसके बाद में तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा? सिर्फ यस और नो में बताना। विल बी रिड्यूस। बिल तो इशू हो गया, बट फिर भी कोई पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो इट विल बी रिड्यूस्ड। अब आपका सवाल है सर ये कैसे हो सकता है सर, बिल तो इशू हो गया। तो आइए देखते हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, इफ जो टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट है कि भाई मैं तुम्हें जो भी डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, पहले थ्योरेटिकली बोलूंगा फिर केस पर ले आऊंगा, आर एस्टैब्लिश्ड ऑन और बिफोर सप्लाई। बेचने से पहले डिस्काउंट की बात हो चुकी है हमारी, समझ रहे? जैसे कि मैं तेरे को प्रोजेक्टर बेच रहा हूं और मैं तेरे को ये कह रहा हूं, देख अगर तू 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करेगा ना, मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दूंगा। देख अभी एकदम से तो दूंगा नहीं मैं, मुझे पता नहीं तू कब देगा। प्रोजेक्टर कितने का? 40,000 का। अभी तो मैंने बिल बनाया 40,000 का, जीएसटी लगाया 40,000 पे और तेरे को दे दिया। क्या मेरा डिस्काउंट माइनस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन डिस्काउंट की बात हो रखी है कि अगर तू जल्दी देता है पेमेंट, क्रेडिट पीरियड कितने का? 1 महीने का। 1 महीने से पहले देगा तेरे को कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दूंगा मैं, समझ रहे? तो बेसिकली टर्म्स जो हैं वो पहले से एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, अब हम केस स्टडी के हिसाब से देखेंगे, बड़े प्यार से देखना बेटा। दूसरी बात क्या है और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अब क्या था ये? सर मिस्टर ए एक सप्लायर है और मिस्टर बी एक रेसिपिएंट है। इसने सप्लाई करा एसी को और उधारी कितना दिया? 1 महीने का। और इसने बोला कि अगर तू जल्दी पेमेंट करेगा ना तो कितने का डिस्काउंट दूंगा तेरे को? 2,000 का। ठीक है जी? तो ठीक है सर, आप मेरी दुकान पर आए, मैं आपको एसी कितने का बेच रहा हूँ? 50,000 का। डिस्काउंट कितना देने का वादा कर रहा हूँ? 2,000 अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे। पर अभी तो नहीं दूंगा ना डिस्काउंट, लेकिन टर्म्स एस्टैब्लिश कर चुका हूँ मैं। तो जीएसटी किस पे लगेगा? 10%। 10%। तो बिल कितने का बन गया जी? 60,000। मुझे पैसा मिले या ना मिले, मेरे को सरकार को कितने रुपए पे करने? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5,000 और 5,000। कब पे करूंगा? टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी, अगले महीने पेमेंट करनी है मुझे। ये जो मिस्टर बी है इसको आईटीसी मिल जाएगा बेटे? हाँ जी बोलिए। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगा, GSTR 1 भरूंगा, जब ये डिटेल दिखाऊंगा कि मैंने बेचा है, तो उसको आईटीसी भी मिल जाएगा। तो मिस्टर बी कितने रुपए का आईटीसी लेके बैठा हुआ है? 5,000 और 5,000। पहले मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये एस्टैब्लिश बात है कि ये मेरी लायबिलिटी है और जितनी मेरी लायबिलिटी है उतना मिस्टर बी जो है उतने का उसको आईटीसी मिल जाएगा। अब हुआ क्या बेटा, उसने मुझे पेमेंट कर दी टाइम से पहले, तो आप मुझे बताइए मुझे उसे डिस्काउंट अब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? वो फोन कर रहा है कि देखिए जी आपने 30 दिन बोला था, मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ, आपने बोला था 2,000 का डिस्काउंट, तो मुझे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ये भी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जाता है, एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा। ठीक है, जीएसटी के अंदर ऐसे नहीं होता कि चल ठीक है डिस्काउंट दे दे तू दे दे, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं फ्लो हो रहा, ऐसे थोड़ा ना होता। तो बेसिकली मिस्टर ए उसको डिस्काउंट देगा और वो क्या इशू करेगा बेटा? क्रेडिट नोट। आपको समझ आ रहा है क्रेडिट नोट क्यों लिखा हुआ है मैंने? कोई बताएगा मुझे क्यों लिखा मैंने क्रेडिट नोट? डेबिट नोट क्यों नहीं लिखा हुआ? मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को डेबिट कर रहा है फर्दर या क्रेडिट कर रहा है? डेटर बना रहा है या कम कर रहा है डेटर का बैलेंस? कम कर रहा है। तो भाई अगर तुम डेटर का बैलेंस कम कर रहे हो तो क्रेडिट ही तो करोगे। तो ये क्रेडिट नोट इशू कर रहा है बेटा, ये रहा क्रेडिट नोट आपकी स्क्रीन पर। कितने रुपए का क्रेडिट नोट? 2,000 रुपए। मिस्टर बी कह रहा है अरे बट आप तो मुझे जीएसटी में भी कुछ कटौती करवा दो ना। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, क्रेडिट नोट हैज द पावर। जब मैं वैल्यू जब अगर मैंने 48,000 कर दी तो क्या कहीं ना कहीं मैंने जीएसटी ज्यादा पे नहीं कर दिया सरकार को?
बिल्कुल। तो बेटा क्रेडिट नोट में उसको 200 रुपए का जीएसटी का भी फायदा दिखाऊंगा और टोटल कितना बेटा उसको फायदा मिलेगा 2400 का। पहले आप मुझे बताइए, ये बात समझ आई आपको सब बच्चों को? अब आप मेरी दूसरी बात सुनिए। मिस्टर ए कह रहे हैं यार मैंने तो ज्यादा रुपए पे कर दिए यार, सरकार को कितने रुपए पे कर दिए? 5000, स्टेट गवर्नमेंट को 5000, सेंट्रल गवर्नमेंट 5000। बट कायदे से कितने रुपए जाने चाहिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? 4800 जाने चाहिए थे, 4800। तो मैं सरकार को कह रहा हूं मैंने ज्यादा पे कर दिया, मेरे को दे दो, क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस होता है, मैंने माइनस नहीं करा था क्योंकि पोस्ट सप्लाई था, तो मेरे को दे दो। सरकार कहती दे देंगे, लेकिन ये जो बंदा आईटीसी कितने का बुक करके बैठा है? 5000, इसको बोल रिवर्स करे पहले। अबे कितना रिवर्स करेगा? 200 और 200 बिल्कुल करेगा, जब इसको फायदा मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये थोड़ा ना करूंगा, मिस्टर ए को 200 दे दिया मैंने, मतलब सरकार के हाथ में 4800 है, और वहां पे दूसरा बंदा 5000 का आईटीसी बुक करके बैठा उसी चीज का। इसको रिवर्स करना पड़ेगा 200 200, और वैल्यू रिड्यूस कर देंगे जी आपकी। कंडीशन समझ आई आपको? अब आप इसको पढ़िए। पहली बात थी टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट, ITC on the amount attributable to the discount, ITC on the amount attributable to discount। कितने का ITC है बेटा? क्या मैं कह सकता हूँ टोटल में बात करते हैं 400 ऑन दी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, 2000 के ऊपर जो ITC है 400 रुपए शुड बी रिवर्स्ड बाय दी रेसिपिएंट। जी आपने ITC ज्यादा बुक कर रखा है, उसको आप क्या कर दो, कम कर दो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात, ये जो जितनी मैंने इतनी राम कथा पढ़ दी है ना पूरी, ये जो डिस्काउंट है बेटे इसके ऊपर पेपर में आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं एक भी चीज ना एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा, समझ रहे हो? लेकिन पूरी बोल रहा हूं, समझ रहे हो? ना कम है ना ज्यादा है, पूरी बात है, एक एक बात एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी आपको। अगर ये प्राइस इनवॉइस लिंक डिस्काउंट ना होता है, इनवॉइस लिंक का मतलब ये होता है, अब मैं समझाता हूँ। तुम मेरे से सामान खरीदते हो, तुम डीलर हो, मैं होलसेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कहता हूँ और खरीद तो और डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था 1000 एसी खरीद लेगा ना, तेरे को 50,000 का डिस्काउंट। मैं कोई बिल विल से रिलेट नहीं कर रहा, समझ रहे हो? मैं तुम्हें एसी बेचता हूँ, बेचे जा रहा हूँ बेचे जा रहा हूँ बेचे जा रहा हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, लेकिन मैंने बोला था जिस दिन 1000 एसी खरीद लिया ना, तेरे को 50,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। इज इट इनवॉइस लिंक्ड? नो, दैट्स नॉट इनवॉइस लिंक्ड। इनवॉइस लिंक्ड होता है तेरे को ये जो 2000 का डिस्काउंट मिला है ये इस इनवॉइस के ऊपर मिला है। तो जब मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं ना, जब मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं, तो क्रेडिट नोट एक इनवॉइस से लिंक्ड होता है। आप जब क्रेडिट नोट की डिटेल सरकार को देते हो तो आप उसका रेफरेंस देते हो, ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट है। बट अगर मैं आपको जनरल डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या मैं आपको, क्या तो भी वैल्यू में से माइनस होगा? नहीं होगा सर। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट शुड बी इनवॉइस लिंक्ड डिस्काउंट। इफ द डिस्काउंट is not invoice linked, it will not be reduced from the value, it will not। और उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू भी नहीं कर सकते, बिकॉज क्रेडिट नोट डू लीड्स टू रिडक्शन इन योर लायबिलिटी। इफ आई इशू क्रेडिट नोट, उससे मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है। मैं एक सप्लायर हूं, मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं, तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। सो क्रेडिट नोट हैज द पावर ऑफ रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। तो सरकार कह रही है भाई अगर ये इनवॉइस लिंक नहीं है ना, तो तेरे को क्रेडिट नोट इशू नहीं करने देंगे, क्योंकि वैल्यू कम नहीं हो सकती। तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट इशू होता है? मैं जो बात बोल रहा हूँ मैंने क्लास में बोली नहीं थी, कमर्शियल क्रेडिट नोट। कमर्शियल क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मैंने एक बंदे को डिस्काउंट दिया है, बट क्या वो डिस्काउंट देने की वजह से उसके ऊपर जो जीएसटी है क्या वो कम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा जी। बोलिए, समझ आया सब बच्चों को? बोलो रे।
सारा ही बोला है बेटा मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है ऐसा। कमर्शियल क्रेडिट नोट पे टॉप पे एक लाइन लिखी हुई है, ये नोट कर लीजिए। कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है? जीएसटी लायबिलिटी या आईटीसी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड आउट ऑफ कमर्शियल क्रेडिट नोट। माइनस क्लियर है? Yes, sir. तो सर आपका सारा का सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हो गया है। हालांकि मैं एक बार आपको एक चीज बोल देता हूँ, 15.3 ए हो गया ये वाला, ये वाला ना तेरा, 15.3 ए 15.3 बी। इसके बाद आपको बता देता हूँ, आपके इसमें 2-4 नोटिफिकेशन होंगी, स्टैगर्ड डिस्काउंट 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री, उसके नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है? वो पढ़ने बहुत जरूरी है। वो वाली चीज बस मैंने नहीं बोली है, बट उसको अब आप रीड कर लोगे तो वो आपका डन हो जाएगा। मुझे बता दीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई और डाउट है तो बताइए।